वेलकम टू स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम इतिहास को पढ़ रहे हैं हमारे सीटेट यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए, ताकि हमारी प्रिपरेशन जो है एग्ज़ाम से पहले काफ़ी अच्छी हो जाए। सीटेट के पेपर 2 एसएसटी के अंदर जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हमने इतिहास, भूगोल और सामाजिक शास्त्र इन तीनों के लिए हम अलग-अलग वीडियो बना रहे हैं, जिनकी प्लेलिस्ट जो है ना आपको चैनल में मिल जाएगी। तो आप उन्हें जाकर के देखें और वहाँ पर जो है वीडियोज़ भी अवेलेबल है। इस वीडियो में हम अध्याय 6 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रारंभिक राज्य अर्ली स्टेट। इससे पहले की 5 वीडियो आपको सीटेट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप उन्हें जाकर के जरूर देख सकते हैं और इसके बाद की वीडियो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए इस अध्याय को शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्रारंभिक राज्य। देखिए इसमें क्या बताया गया है प्रारंभिक राज्यों के बारे में। प्राचीन समय में राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। यानी कि पहले के समय में राजा कैसे चुने जाते थे? जन यानी कि लोगों के द्वारा, जो लोग उस राज्य में रहा करते थे। परंतु आज से लगभग 3000 वर्ष पहले राजा बनने की प्रक्रिया में काफी बदलाव हुए। उस समय कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यानी कि किस प्रकार जो है राजा बनने लगे, तो वे लोग जो है ना जन के द्वारा तो चुने ही जाते थे, लेकिन उसके बाद बड़े बड़े यज्ञ भी करने लग गए। अश्वमेध यज्ञ जो है ना इसी के अंतर्गत आता था और ये बहुत बड़ा यज्ञ होता था। तो देखिए आगे उसी के बारे में बताया गया है। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जो कि राज्य विस्तार से संबंधित था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था, ताकि राजा के अंदर मोटिवेशन जो है वो भर के रहे और युद्ध को अच्छे से लड़े और जीते। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे, यानी यज्ञ वगैरह वो भी करते थे। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए अश्वमेध यज्ञ जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो चलन है वो लगभग आज से 3000 साल पहले हुआ है। और इस यज्ञ को कैसे किया जाता था? तो जब कोई राजा अपना राज्य अगर बढ़ाना चाहता था, तो वो क्या करता था? अश्वमेध यज्ञ करता था। इसमें वो अपना एक घोड़ा, जो अश्वमेध यज्ञ के दौरान लाया जाता था, उसको फ्रीली छोड़ देते थे वो लोग। तो वो घोड़ा जिन जिन राज्यों में जाता था ना, अगर वहाँ के लोग या वहाँ का राजा उस घोड़े को रोक नहीं पाए, वो जो राज्य होता था वो किसके अंतर्गत आ जाता था? जो राजा अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है। क्योंकि माना ये जाता था, अगर आपने उस घोड़े को रोक दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है ना राजा, उससे आपको लड़ाई करना पड़ेगा, यानी कि युद्ध करना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं रोका, आपकी जो है उनके सामने हार हो जाएगी। वो जो राज्य है वो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के अंतर्गत या अधीन हो जाता था। ठीक है। वैश्य समाज का तीसरा वर्ग था। इनका प्रधान कार्य क्या था? तो कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य तथा व्यापार। वैश्य का मतलब होता है व्यापारी। समाज में अनेक वर्ग थे, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, उसके बाद एक अछूत वर्ग भी आ गया था। तो वैश्य का मतलब होता है व्यापारी। आ का डंडा मत लगा देना आप। ठीक है, तो वैश्य समाज का तीसरा वर्ग था। इनका प्रधान कार्य क्या था? यानी कि व्यापार से संबंधित ये लोग कार्य करते थे, जो कि कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य तथा व्यापार था। समाज का चौथा वर्ण कौन सा था? तो शूद्र। इनका प्रधान कार्य क्या था? तो द्विजातीय, अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की ये लोग क्या करते थे? सेवा करते थे। इन्हें कई धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। इसके बाद है जनपद। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। जहां पर जन यानी कि लोग बसते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? तो जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। तो पहले वो जन के राजा यानी कि लोगों के राजा होते थे, लेकिन जहां पर लोग बस जाते हैं तो वो एक क्षेत्रफल या एक एरिया बन जाता है। तो जो राजा थे, जो पहले लोगों के राजा हुआ करते थे, अब वो इस क्षेत्र के राजा होने लगे। ठीक है, अब उनका क्या होने लग गया? एक क्षेत्र होने लग गया उनका अपना, जिनके वो राजा बन गए। इन क्षेत्र को क्या बोला गया? तो जनपद। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। ये प्रमुख जनपद हैं जहाँ पर राजा जो हैं राज किया करते थे। खुदाई से पता चला है कि वे लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे लोग चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे।
लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। चित्रित का मतलब जिन पे चित्रण किया गया है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ठीक है, कौन से बर्तन थे वो? तो चित्रित धूसर पात्र। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में पाए गए हैं। यानी कि इन पे किन प्रकार की रेखा बनाई गई है? तो सरल रेखा और ज्यामितीय आकृति, जैसे कि सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, इस तरह की आकृति इनके ऊपर बनाई गई है या चित्रण किया गया है। कौन से पात्र हैं ऐसे? तो चित्रित धूसर पात्र। या क्या कहते हैं उस पात्र को? तो चित्रित धूसर पात्र। ठीक है, इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं कि आगे और क्या बताया गया है। इसके बाद है महाजनपद। जनपद का क्या मतलब था? जन के बसने की जगह। और महाजनपद का क्या मतलब होगा? यानी ऐसे जनपद जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं और बहुत ही बड़े हो गए हैं, तो वो क्या बन जाएंगे? महाजनपद बन जाएंगे। ठीक है, तो करीब 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, जिन्हें क्या बोला गया? महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, जबकि जनपद की कोई भी राजधानी नहीं होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। ठीक है, एकदम सरल भाषा में लिखी गई हैं ये सारी चीजें, ताकि आपको सुनने से ही आपके दिमाग में ये सारी चीजें याद हो जाएं। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का भी प्रदर्शन करते थे। यानी कि वो दर्शाते थे कि वो कितने समृद्ध हैं, कितने प्रभावशाली हैं। ठीक है, जिनका जितना बड़ा दीवार हो गया, जितनी अच्छी उसके अंदर नक्काशी वगैरह कर रखी है, या दीवार जितनी मोटी बना रखी है, इससे क्या पता चलता है कि राजा कितना अधिक बलशाली है। आगे देखिए, इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र का नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। यानी कि इस तरह से क्या होगा, आपको बाहर से कोई दिक्कत नहीं है, आप सेना वगैरह रख सकते हैं, और उसके बाद जो उसके अंदर रह रहे हैं लोग, उन लोगों पे आप आसानी से नियंत्रण रख सकते हैं। और वो क्षेत्र आपका पूरा बन भी जाएगा, तो आपके लिए उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी काफी आसान हो जाएगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी, और लाखों की संख्याओं में ईंटों तथा पत्थरों की व्यवस्था करनी पड़ती थी। जाहिर सी बात है, आप जितनी ज्यादा दीवारें वगैरह बनाएंगे, आपको उतनी ज्यादा ईंट या उनके मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। यानी कि महाजनपद के अंदर सेना रखी जाती थी, जबकि जनपद के अंदर सेना नहीं रखी जाती थी। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे वर्ष रखा जाता था। तो अब ये क्या सिपाही बन गए थे जिनको नियमित वेतन दिया जाता था, यानी कि महीने के अंत में, और वर्ष भर ये कार्य करते थे। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। आहत सिक्के किसे कहते हैं? ऐसे सिक्के जिन पर कुछ चित्रण किया गया है, किन्हीं किन्हीं चीजों की अगर उस पर पिक्चर बनाई गई है, तो ऐसे सिक्कों को क्या बोलते हैं? आहत सिक्के। ठीक है, तो महाजनपद के दौर में भुगतान किस प्रकार किया जाता था? तो आहत सिक्कों के द्वारा। तो ये रहा हमारा महाजनपद। अब कुछ महाजनपद के नाम जान लेते हैं जो काफी विशाल हो गए थे, यानी काफी समृद्ध और प्रभावशाली थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद। ये 16 वो महाजनपद हैं जो काफी बड़े हो गए थे। ये 16 वो जनपद हैं जो काफी बड़े हो गए थे और महाजनपद बन गए थे। महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व 16 महाजनपदों का उद्भव हो चुका था। यानी कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, उनसे पहले ये 16 महाजनपद जो हैं वो उद्भव, यानी कि वो बन चुके थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में तत्कालीन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। क्योंकि ये जो महाजनपद है, इनका उद्भव जो है पहले हो गया था, तो उनकी जो ग्रंथ है उनमें इनका नाम मिला है। 16 महाजनपदों में से वज्जी और मल्ल जो थे ना, वो गणतंत्र थे, यानी कि वहां पर लोगों का शासन था, और बाकी जो 14 रह गए हैं वो राजतंत्र थे, यानी कि वहां पर राजा का शासन हुआ करता था। ठीक है, यहाँ समझ गए आप? तो ये देखिए, 16 महाजनपदों के नाम दे रखे हैं यहाँ पर, उनकी राजधानी लिखी हुई है। ये आपसे सवाल में पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद करेंगे। देखिए यहाँ पर, जैसे कि पहला है अंग, जिसकी राजधानी क्या है? चंपा। उसके बाद है मगध, ये तो सबसे प्रभावशाली था, जिसकी राजधानी क्या थी? पहले थी राजगृह, बाद में होगी पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है। उसके बाद मल, कुशीनगर और पावा इसकी राजधानी है। फिर वज्जी, जिसकी राजधानी क्या है? वैशाली। ये कहाँ पर है? तो बिहार के गंगा नदी के उत्तरी भाग में। तो ये मैंने यहाँ पर जनपद और महाजनपदों के नाम लिख रखे हैं, उसके बाद उनकी राजधानी है, और उसके बाद उनका स्थान है।
तो इनमें से कुछ तो आपको याद होने चाहिए। वैसे तो आपको 16 के 16 याद होने चाहिए, 16 के 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। पर आप इसको 1 से 2 बार 3 बार अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है? उसके बाद देखिए, उसके बाद है कौशल जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। उसके बाद है काशी, राजधानी जो है वाराणसी। चेदी, सुक्तिमती, कुरु, इंद्रप्रस्थ, वत्स, कौशाम्बी, पांचाल, अहिच्छत्र, मत्स्य, विराटनगर, सुरसेना, मथुरा, अवंती, उज्जैन तथा महेशमती, अस्माक, पोतन, कंबोज, आधुनिक कश्मीर का राजपुरा। इसकी राजधानी है गांधार, जिसकी राजधानी क्या है तक्षशिला। तो 5-6 आपको याद होनी चाहिए इसके अंदर, जो मेन आपको दिखे, जैसे कि गांधार है, कंबोज है, वज्जी हो गया, मगध हो गया। ठीक है, इनके तो आपको याद होने चाहिए। उनके अलावा भी आप याद कर सकते हैं, 1-2 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी एग्जाम में काफी लंबा टाइम है, तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से पहले हो जाएगी। इसके बाद देखिए इनके बारे में और क्या बताया गया है। 16 महाजनपदों में मगध जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली था, सबसे बड़ा था। सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा महाजनपद है तो मगध। इसके अतिरिक्त कौशल, वत्स एवं अवंती शक्तिशाली महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में अश्मक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि 16 महाजनपद में ऐसा कौन सा महाजनपद या जनपद है जो केवल दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित था, यानी कि जो केवल दक्षिण भारत में था। तो कौन सा है वो अश्मक। आगे देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध काल में गणराज्यों यानी कि गणतंत्रों का भी अस्तित्व आया। गणतंत्र का मतलब आप समझते हैं ना, गण मतलब यानी लोग। ठीक है, जिनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं तो कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी। ठीक है, ये कौन से थे, ये ऐसे महाजनपद थे जहां पर गणतंत्र या गणराज्य था। बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था, वैशाली का लिच्छवी। ये बौद्ध काल की बात हो रही है कि बौद्ध काल के वक्त सबसे शक्तिशाली जो गणराज्य था वो कौन सा था तो वैशाली का लिच्छवी। प्राचीन भारतीय मनीषियों ने राजतंत्र को सर्वाधिक प्रचलित तथा उत्कृष्ट शासन पद्धति माना है। गांधार एवं कंबोज के क्षत्रियों को वार्ता शस्त्रोपजीवनः कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर हमने 16 महाजनपदों के नाम पढ़ लिए हैं, उनकी राजधानी जान ली है, और सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो कौन सा था, मगध। इसके बाद कर व्यवस्था की बात हो रही है कि जो प्रारंभिक राज्य थे उनमें कर व्यवस्था यानी जो टैक्स लेते थे वो किस प्रकार लिया जाता था। तो महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी, और टैक्स जो है ये फसल पर ज्यादा लेते थे। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर ना रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोग थे वो कृषक थे यानी कि फार्मर थे, तो उनसे टैक्स लेना काफी जरूरी हो गया था। प्रायः उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। ये यहाँ का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीटेट में पूछा गया है कि कर का कौन सा हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाता था। तो वो 1/6 हिस्सा था, जिसे वे लोग भाग कहते थे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, यही छोटी छोटी बातें जो है ना पूछी जाती हैं सवालों में। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में कर चुकाते थे। यानी जो कारीगर थे वो कर के रूप में क्या करते थे, पैसे नहीं देते थे बल्कि काम कर दिया करते थे। जैसे कि बुनकर जो है या लोहार हो गए, ये लोग क्या करते थे, अपने अपने काम कर दिया करते थे राजा के लिए। जैसे कि बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। ये इस प्रकार से कारीगरों से कर लेते थे। पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना होता था। यानी कि जो पशुपालक थे, पशु वगैरह पालते थे, वो लोग क्या करते थे, या तो जानवर देते थे या फिर उनका जो उत्पाद जैसे दूध हो गया, मक्खन, मलाई, ये दिया करते थे। व्यापारियों को सामान खरीदने व बेचने पर भी कर देना पड़ता था, तथा शिकारियों व संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। ये उस समय की कर व्यवस्था है। सबसे ज्यादा कर जो लिया जाता था वो कृषकों से लिया जाता था, यानी मुख्य रूप से जो कर लिया जाता था वो कृषकों से लिया जाता था। उसके बाद कारीगरों से श्रम के रूप में लिया जाता था, पशुपालकों से जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में लिया जाता था, और व्यापारियों से सामान की खरीद बिक्री पर कर लिया जाता था। इसके बाद है प्रारंभिक राज्य में कृषि परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। पहला परिवर्तन तो यह हुआ कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। हल का जो आगे वाला हिस्सा होता है, जो जमीन में मारा जाता है, वो पहले लकड़ी के थे, अब जो है लोहे के बनने लगे थे। कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से जो है आसानी से जोता जा सकता था।
इससे फसल की उपज में बढ़ोतरी हो गई या उपज जो है वो बढ़ गई थी। दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने की बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण किया जाने लगा। जिस कारण क्या हुआ ना कि उपज जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसीलिए पैदावार भी अधिक ज्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था, यानी कि जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। ये काम ज्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर, जिसको क्या बोलते थे, कुंभकार, करते थे। तो दो बड़े परिवर्तन हुए। पहला ये कि हल्का फाल जो है अब लोहे का हो गया था, और दूसरा ये कि धान के बीज की जगह धान का पौधा इसका रोपण करना शुरू कर दिया गया था। आगे कुछ महाजनपदों के बारे में पढ़ लेते हैं जो काफी विशाल और काफी ज्यादा बड़े थे, जिसमें पहला है मगध। लगभग 200 वर्षों के अंतर्गत मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये नदियां यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए अधिक महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए भी लकड़ी प्राप्त होती थी। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी, यानी कि वहां पर लोहा जो है ना, लोहे का जो मिनरल्स था वो काफी पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में लोहा वहां पर था, इसलिए उसको क्या बोला गया, लौह अयस्क। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए। कौन कौन से हैं वे, तो बिंबिसार और अजात शत्रु या अजात शत्रु, ये इनका नाम जो है आपको याद रखना है। ये मगध के बहुत बड़े शासक हैं और बहुत ही प्रसिद्ध भी हुए थे। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे, यानी ये अपने राज्य को जो है बड़ा करने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। कौन कौन से दो शासक हैं ऐसे जो मगध के टाइम में या मगध महाजनपद में सबसे ज्यादा फेमस थे, सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, तो बिंबिसार और अजात शत्रु, ये आप याद रखेंगे। महापदयंत एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगिरी, जो आधुनिक राजगीर है, जिसका अभी नाम जो है राजगीर है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, इसको राजधानी बना दिया गया। तो मगध की दो राजधानी हुई, पहली राजगिरी, उसके बाद पटना या पाटलिपुत्र। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया मगध के बारे में। इसके बाद जानते हैं हम वज्जी के बारे में। वज्जी भी एक महाजनपद था जो काफी शक्तिशाली था, लेकिन वज्जी भी एक ऐसा महाजनपद था जो काफी शक्तिशाली था, लेकिन मगध और वज्जी में ना काफी डिफरेंस था। देखिए वो क्या था। वज्जी, मगध के नजदीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी क्या थी, वैशाली, जो कहाँ पर है, बिहार में। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। ठीक है, ये जो है राजतंत्र नहीं था, ये गणतंत्र था। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाने लगा था। संघ का तात्पर्य संगठन या सभा से होता है, यानी कि लोगों की सभा या लोगों का संगठन जो था वो वहां पर राज्य करता था। कहाँ पर, वज्जी महाजनपद में। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, यानी कि जितने भी लोग शासन करते थे वे सभी ही राजा कहलाते थे। इनका एक राजा नहीं था, बल्कि ये सभी क्या थे, राजा थे। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे, यानी कि पूजा पाठ जो है एक साथ ही किया करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। जैसे कि मगध के अंदर क्या था, एक ही राजा था, लेकिन वज्जी में क्या है, यहाँ पर जितने भी लोग शासक थे ना वे सभी राजा थे, और सभी मिलकर के अनुष्ठान करते थे, और सभी मिलकर के ही बातचीत और बहस या वाद विवाद करके, यानी डिबेट करके ही तय करते थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। दीर्घ निकाय में वज्जी संघ का वर्णन मिलता है। ये दीर्घ निकाय जो है ना, ये बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। ठीक है, इनको आप याद रखेंगे, यही छोटी छोटी चीजें जो हैं ये पूछी जाती हैं एग्जाम में। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 वर्ष पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। तो वज्जी जो राज्य था, यानी कि जो गण और संघ का राज्य था, इस पर किन शासकों ने, तो गुप्त वंश के जो शासक थे ना, उन्होंने इनको विजय कर लिया था। उन्होंने इन पर विजय प्राप्त कर ली थी और उसके बाद में अपने शासन में मिला लिया था। ठीक है,
भारत से बाहर के प्रारंभिक राज्य। तो अब तक हमने पढ़ा था भारत के प्रारंभिक राज्यों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि भारत के बाहर कौन-कौन से प्रारंभिक राज्य। प्रारंभिक राज्य का मतलब होता है अर्ली स्टेट्स, यानी ऐसे स्टेट जो अपने अर्ली स्टेज में थे। लगभग 2500 वर्ष पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। ठीक है, यह व्यवस्था लगभग 200 वर्षों तक चली थी। इसमें 30 वर्ष से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, यानी कि दासों को छोड़ करके जितने भी ऐसे लोग थे जो 30 वर्ष से ऊपर के थे, उनको पूरी तरह से नागरिकता मिली हुई थी। वहां एक सभा भी थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए वर्ष भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में नागरिक भाग ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना प्रजातंत्र या गणतंत्र था। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी, यानी जो पद यानी जो पोस्ट दिए जाते थे उन पर जो नियुक्ति की जाती थी ना लॉटरियों के थ्रू, यानी लॉटरी से पर्ची वगैरह का नाम निकाल करके इस तरह से पद की नियुक्ति की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी, ये मैंडेटरी था, यानी जितने भी लोग हैं वो सेना में और नौसेना में अपनी सेवा देंगे। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था, मतलब गणतंत्र और प्रजातंत्र होने के बाद भी औरतों को ना नागरिकता नहीं दी गई थी यहाँ पर। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। ठीक है, यानी कि ऐसे व्यापारी यानी ऐसे लोग जो व्यापारी और शिल्पकार थे और विदेश के थे, उनको भी एथेंस में जो लोग रह रहे थे या एथेंस की जो शासन व्यवस्था थी वहां पर उनको अधिकार नहीं दिए गए थे, यानी कि नागरिक अधिकार वहां पर नहीं मिला था उन्हें। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो ये था भारत के बाहर के प्रारंभिक राज्यों के बारे में। तो इसके बारे में भी हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो जान ली हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर के अंदर, वो भारत के प्रारंभिक राज्यों के बारे में ही है। तो ये जो चैप्टर था जिसका नाम था प्रारंभिक राज्य, जो अध्याय 6 है हिस्ट्री का, वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने जान लिया है बहुत ही आसानी से और बहुत ही आसान भाषा में कि प्रारंभिक राज्य, भारत में जो प्रारंभिक राज्य थे वो किस प्रकार थे, किस प्रकार शुरू हुए और कैसे वे इतने बड़े हो गए और कौन-कौन से ऐसे राज्य थे जो जनपद और फिर महाजनपद बन गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।